सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनीका की। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट कर ज़रूर बताएं। जल्द मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ और वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट। गुलेरिया घर आ जाते हैं। घर आने के बाद वो सीधा आकाश के रूम की तरफ कदम बढ़ा देते हैं और आकाश के पास जाते हैं जहाँ पर मयूर और राजलक्ष्मी पहले से ही बैठे हुए थे। अब मयूर गुलेरिया राजलक्ष्मी के साथ उसे बाहर की तरफ ले आता है और आकाश के पास अब करण गुलेरिया बैठ जाते हैं और कहते हैं तुम्हें गुड न्यूज़ तो मिल ही चुकी होगी। अब आकाश अपनी हल्के से पलकें झुका देता है और हामी भरता है। उसके बाद कहता है तुम पापा बन गए हो, तुम्हें पता है ना। फिर करण आकाश को अपने गले लगा लेता है और अब करण और आकाश दोनों की आंखों में ही आंसू थे। आकाश मन ही मन सोच रहा था कि श्रेया की पूरी प्रेगनेंसी हो गई है और अब डिलीवरी भी हो चुकी है, लेकिन मैं श्रेया के साथ नहीं था। लेकिन श्रेया ने और करण गुलेरिया की वजह से ही आज उसने ये दिन को देखा है, क्योंकि अब उसके सामने उसका बेटा आने वाला है। यानी कि घर में खुशी का माहौल है और इसी खुशी में शामिल होने के लिए उसकी बहन अनीका ने उसे ये खुशी दी है, क्योंकि अनीका की वजह से ही आज आकाश गुलेरिया अपने गुलेरिया हाउस में आया था। अब आकाश श्रेया और उसके बच्चे की तबीयत के बारे में पूछता है। तभी करण गुलेरिया कहता है कि हाँ बिल्कुल ठीक है, तुम्हारी बहन अनीका वहाँ पर आ गई है, इसलिए मैं घर आ गया हूँ, क्योंकि अनीका ने कहा कि मुझे अपनी तबीयत पर भी ध्यान देना चाहिए, तभी तो खुशियों में चार चांद लग पाएंगे। अब आकाश भी हामी भर देता है और कहता है कि हाँ अनीका दी बिल्कुल सही कह रही थी। आकाश भी अनीका की लाइन दोहराते हुए कहता है हाँ अनीका दी सही कह रही थी, आप ज़्यादा खुशी के चक्कर में खुद की बीमारी ही ना हो जाओ। लेकिन इधर करण की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि आकाश के जाने के बाद करण ही जानता था कि उसने कैसे सब कुछ संभाला रखा था। उस श्रेया को देख सकता था और छोटी सी पिंकी को नाजुक से मन पर ही क्या बीत रही थी, ये सब करण गुलेरिया जानता था और उसकी आंखों में भी आज आंसू आ जाते हैं। करण गुलेरिया भी रोने लग जाता है। करण गुलेरिया की आंखों से जब आंसू आकाश की पीठ पर पड़ता है तो वो उसका फेस अपनी तरफ करता है और उसकी आंखों से आंसू पूछता है। कहता है कि पापा अब आपको रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका बेटा और आपका पोता दोनों ही आ गए हैं। अब आपको बस खुश रहना है और जिंदगी को अच्छे से जीना है। करण हामी भर देता है। दोनों ऐसे ही बातें करते रहते हैं। दूसरी तरफ दमयंती का किला। दमयंती की आंख जैसे ही खुलती है वह उठकर बौखला कर खड़ी हो जाती है। कहती है ये ऐसा कैसे हो सकता है और वो मेरे साथ कैसे कर सकती हैं, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। वो अपने आप खड़ी होकर ही बहकने लग जाती हैं। तभी डॉक्टर सिपाही जो वहाँ पर अब इन दोनों की देख रेख में ही लगी हुई थी, वो दमयंती के पास जाती हैं, उसे पानी का गिलास देती हैं और उसे उठाती हैं। अब दमयंती अपने होश में आती है और वो फिर खड़ी हो जाती हैं और फिर कहती है अपनी डॉक्टर सिपाहियों को मुझे उठाया क्यों नहीं? तुम सभी इस सिर पर क्या खड़ी हो? मुझे बताओ कि क्या हुआ है और कैसे हुआ है? तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? सभी अपना सिर झुकाकर खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वह दमयंती की स्थिति और परिस्थिति दोनों को ही समझ पा रही थी। फिर दमयंती उन्हें दूर करते हुए कहती है कि तुम दूर हो जाओ इस लच्छों से और मेरी अपनी प्यारी दोस्त से भी। दमयंती उन्हें दूर करती है और फिर हार्ट बीट रीडिंग करने लग जाती है, ब्लड नंबर हर चीज़ को अच्छे से ऑब्जर्व करने लग जाती है। तभी एक डॉक्टर सिपाही कहती है माँ साहब ये देखो कि लच्छों की पल्स और ज़्यादा डीपलिंग होने लग जाती है। देवी उन्हें दूर करती है और फिर अपने आप ही जाकर हार्ट बीट रीडिंग करने लग जाती है, ब्लड चेक करने लग जाती है। हर चीज़ को ऑब्जर्व करने के बाद दमयंती देवी उनको अच्छे से चेक करने के बाद लच्छों की तरफ से जाकर अब रुद्रमा देवी की तरफ जाने लग जाती हैं। तभी कुछ डॉक्टर सिपाही जो अभी तक लच्छों के पास ही खड़ी थी वो काफ़ी पैनिक होते हुए कहती है जी माँ साहब ये देखो पल्स इज ड्रॉपिंग। हंटू दमयंती देवी अपना हाथ उठाकर उस डॉक्टर सिपाही को शांत रहने की इशारा करती है। दमयंती देवी की बात सुनते ही वह डॉक्टर सिपाही घबराकर सांस लेने लग जाती है और कहती है सॉरी माँ साहब। दमयंती कहती है
कि एसी का जो टेम्परेचर है उसे थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, क्योंकि एसी का टेम्परेचर की वजह से इसे ठंड लग रही है, जैसे कि इसे सांस लेने की प्रॉब्लम हो रही है और सांस अच्छे से नहीं ले पा रही, इसे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। अब लच्छो की हार्ट बीट बिल्कुल ठीक हो जाती है जब एसी का टेम्परेचर ज़्यादा किया जाता है। कुछ मिनट बाद ही उसकी हार्ट बीट बिल्कुल मशीन पर अच्छे से चलने लग जाती है। तभी सभी डॉक्टर सिपाही जो अभी तक वहीं पर खड़ी थी, उनके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। वे डॉक्टर सिपाही कहती हैं, माँ साहब आपने अभी तक कुछ नहीं खाया है और नहीं कुछ अच्छे से आराम किया है, तो हम चाहते हैं कि इनकी देखरेख हम तब तक करते हैं। आप आ जाकर बाहर आराम करो, क्योंकि आपने 2 दिन से इस कमरे में ही अपने आप को बंद करके रखा हुआ है, क्योंकि जब तक आप अपने आप को शांत नहीं कर लेती तब तक अच्छे से काम संभव नहीं हो पाएगा। जब आप अपने आप को शांत कर लेंगी उसके बाद आप कुछ अच्छे से सोच पाओगी और वो काम भी सही हो पाएगा, क्योंकि आपका पूरा साम्राज्य आपकी राह देख रहा है। क्योंकि 2 दिन से सभी साम्राज्य में बिल्कुल सुन्नापन छाया हुआ है। अब दमयंती को ख्याल आता है कि वो अकेली नहीं, उसकी वजह से लाखों औरतों का गुजारा हो रहा है, इसलिए वो अपने साम्राज्य को ऐसा तहस नहस होने नहीं दे सकती थी। इसलिए दमयंती देवी उस औरत की बात बिल्कुल सही लगती है। उसने कहा, मैं कुछ देर तक बाहर जाती हूँ और तुम्हें कुछ भी गड़बड़ी लगे या किसी चीज़ में कोई भी दिक्कत हो तो तुम मुझे आकर उठा देना या फिर मेरे पास सीधा चले आना। और लच्छो और रुद्रमा देवी की हार्ट बीट, पल्स, टेम्परेचर, हर तरह की ऑक्सीजन, सब चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व करती रहना। अगर तुम्हें कुछ कमी लगे तो उस चीज़ में सुधार करने की कोशिश करना। अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत हो बेझिझक तो मुझे बुला सकती हो। सभी ने हामी भर दी और अपनी गर्दन नीचे ही रखी हुई थी और सिर हिला दिया। फिर दमयंती वहाँ से जाने लगती है और कहती है, माँ साहब आप बेफिक्र होकर जाइए, हम जो हमसे बनता है हम उससे ज़्यादा करने की अब कोशिश करेंगे। दमयंती वहाँ से चली जाती हैं और जितनी भी डॉक्टर सिपाही थी जो वहाँ पर काफ़ी टाइम से दमयंती के लोगों का इलाज करने का काम करती थी और नए नए एक्सपर्ट करती रहती थी, वो सभी अपने मन में कुछ क्वेश्चन ले हुए थी और आपस में फिर उन्हें डिस्कशन करने लग जाती हैं और फिर आपस में कहती हैं कि हमने आज तक दमयंती देवी को यहाँ तक कि कोई भी ऐसा टेस्ट करते हुए नहीं देखा, ये सब लच्छो ही करती थी, हमें नहीं पता था कि माँ साहब को ये वाला भी ज्ञान है। तभी एक डॉक्टर सिपाही कहती है कि मैंने कभी लच्छो के मुंह से सुना था कि वो और सौम्या दोनों ही कॉलेज में बहुत बड़ी टॉपर थी और हर तरह का उन्हें ज्ञान था। तभी वो आगे कहती है, और तुम्हें क्या पता था? तभी वो औरत सिपाही कहती है, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन मैंने कभी उनके मुंह से ये लाइन सुनी थी। अब सभी कहती हैं कि अपने काम में हमें लगना चाहिए, नहीं तो माँ साहब का दिल टूट जाएगा। तो वो अपने काम में लग जाती है। लाइफ केयर हॉस्पिटल। दूसरी तरफ रोहित रिया से बात कर रहा था, उसे समझाते हुए कहता है कि तुम्हारे हमारे घर एक छोटा सा नन्हा सा आकाश आ चुका है, जिसके बारे में तुम बात करती थी। तुम्हारा छोटा भाई आकाश का बेटा यानी कि श्रेया का और बेबी बॉय हुआ है। अब पिंकी खुश हो जाती है, कहती है मुझे भी देखना है डैड, क्योंकि रोहित ने उसे अपनी बातों में के जाल में उलझाकर उसे मना ही लिया था, क्योंकि वो रोहित की लाडली थी तो रोहित की बात को बिल्कुल भी नहीं टाल सकती थी। रोहित से काफ़ी देर बात करने के बाद अब रिया का मन शांत हो चुका था। जब रोहित फ़ोन पर बातें कर रहा था तो वह अनिका की तरफ भी देख रहा था और जब अनिका की तरफ देखता तो हंसने की एक्टिंग करता, क्योंकि दरअसल बीच में एक कांच का सर्कल था जिसे कि अंदर बाहर जाकर देखा जा सकता था। अनिका पूरी तरह से बच्चे और श्रेया से बातें करने में बिजी थी। कुछ टाइम बाद रोहित फ़ोन कट करके अंदर की तरफ आ जाता है, वो भी श्रेया और उसके बच्चे को देखने लग जाता है। तभी एक डॉक्टर आती है और उसके साथ नर्स भी थी और कुछ फाइल लेकर आती है। वो अनिका और रोहित को अपना सीट झुकाकर नमस्ते करती है। अनिका भी उसकी नमस्ते ले लेती है, बदले में उसे भी बैठने का इशारा करती है। वो डॉक्टर साइड की चेयर पर बैठ जाती है और श्रेया अपने बच्चे को लेकर खिलाने का काम करने लग जाती है। अब डॉक्टर से काफ़ी देर तक रोहित और अनिका दोनों ही डिस्कशन करते हैं। अनिका के हाथ में
श्रेया और उसके बच्चे की डिलीवरी की जो फाइल थी वो उसको पढ़ने लग जाती है। उसके बाद वो डॉक्टर कहती है कि अब आप श्रेया और उसका बच्चे को लेकर जा सकती है, क्योंकि हमारी तरफ से ये बिल्कुल ओके हैं, बच्चा और माँ दोनों ही स्वस्थ हैं। अब अनिका हाँ कर देती है और फाइल पर सिग्नेचर कर देती है। वो डॉक्टर्स और नर्स दोनों ही वहाँ से कुछ टाइम बाद ही चले जाते हैं। अब अनिका श्रेया के पास आ जाती है और अपना फ़ोन निकालती है। दूसरी तरफ से करण गुलेरिया को फ़ोन लगा देती है। करण गुलेरिया जो कि अभी आकाश के साथ ही बातें कर रहे थे, तो फ़ोन उठाते हैं और कहते हैं हाँ अनिका बोलो। अनिका कहती है कि डैड बात दरअसल ऐसे हैं। अब अनिका के मुंह से बात ऐसे सुनकर करण का दिल थम जाता है और फिर अनिका कहती है कोई डरने की बात नहीं है, मैं तो बस आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि अनिका आपके पोते और आपकी बहू को लेकर घर आ रही है, यानी कि श्रेया को डिस्चार्ज मिल चुका है। अब करण का खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था और वो अनिका फ़ोन कट कर देती है और करण गुलेरिया आकाश से बात करते हुए बताते हैं कि तुम्हारा बेटा और तुम्हारी भी पत्नी श्रेया को डिस्चार्ज मिल चुका है और वो किसी भी टाइम घर आते होंगे। तब तक तुम रेस्ट करो, मैं नीचे जाकर उनके वेलकम की तैयारी देखता हूँ कि कहाँ तक हुई है। गुलेरिया अब आकाश के रूम से बाहर की तरफ दरवाजे की तरफ अपने कदम बढ़ा देते हैं। कुछ ही कदम चले थे कि ऊपर की स्ट्रिंग के पास खड़े होकर ही नीचे की तरफ देखने लग जाते हैं। देख पा रहे थे कि सभी घर के मेंबर्स डेकोरेशन में लगे हुए हैं और बच्चे जो कि पिंकी और यश थे दोनों ही बैलून से खेल रहे हैं एक दूसरे को मारकर। और आज पिंकी काफ़ी चहल पहल करती हुई नज़र आ रही थी, क्योंकि अक्सर वो शांत रहती थी, लेकिन अब तो उसके डैड और उसका भाई जो इस दुनिया में आ गया है, अब पिंकी की खुशी का भी कोई ठिकाना ही नहीं था, जैसे करण गुलेरिया की खुशी का। बच्चे खेलने का काम कर रहे थे तो कुछ घर फैमिली मेंबर्स बैलून को फुलाने का तो कुछ उनको डेकोरेशन करने का काम कर रहे थे। सभी काफ़ी व्यस्त थे। ये देखकर करण गुलेरिया ऊपर खड़े होकर खुश हो रहे थे। करण गुलेरिया ऊपर से सब कुछ का नीचे का नज़ारा देख रहे थे तो उनके पीछे मयूर गुलेरिया आ जाते हैं, जो कि खड़े होकर देख रहा था। जैसे ही करण हटते हैं तो पीछे की तरफ देख पा रहे थे कि मयूर उनके जस्ट पीछे ही खड़ा था। और फिर करण हैरानी से पूछते हैं क्या हुआ, क्या बात है। फिर मयूर गुलेरिया कहता है कि अंकल बात कुछ ऐसे है। फिर करण कहता है हाँ बोलो क्या बात है। मयूर अंकल मैंने सिक्योरिटी को पूरा टाइट कर दिया है और ज़्यादा बढ़ा दिया है। करण कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बात दरअसल ये नहीं है। फिर करण गुलेरिया कहते हैं बात क्या है, मुझे सीधे सीधे बताओ, क्योंकि मुझे सस्पेंस अब अच्छा नहीं लगता। अब मयूर कहता है कि उस पुरानी आकाश का क्या करना है। करण जवाब देता है वो तो अनिका ही बताएगी, क्योंकि इसे यहाँ तक घर में लाने का काम सब अनिका का ही था, तो इसके आगे के बारे में हमें अनिका ही बताएगी। उसके लिए हमें अभी रुकना होगा, फिलहाल तुम बस आकाश पर ही ध्यान दो। अब मयूर कहता है ओके। इतना कहकर वह राजलक्ष्मी की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है, क्योंकि राजलक्ष्मी भी अब नीचे जा चुकी थी। सभी के साथ बैठकर डेकोरेशन करने में लगी थी, क्योंकि अब आकाश का बेबी कभी भी किसी भी टाइम घर पर आ सकता है, तो उससे पहले ही डेकोरेशन को फिनिश करना था। इसलिए घर के सभी नौकर जाकर और घर के जितने भी फैमिली मेंबर्स है सभी घर की को सजावट का काम ही कर रहे थे, और जितनी भी नौकर सर्वेंट थे वो कुछ खास पकवान बनाए जा रहे थे। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जल्द मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।